सरदार सर विधानसभा उपचुनाव हो गए हैं और मतदान भी काफ़ी उत्साह के साथ हुआ। लगभग 72% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और अपना मनपसंद का विधायक चुन लिया और मनपसंद के विधायक को अपना मत एवं समर्थन देकर जिताया है, ताकि ये जो विधायक है वो उपचुनाव होने की वजह से लगभग 1 साल तक विधायक रहेंगे। 1 साल बाद पूरे राजस्थान में फिर विधानसभा के चुनाव होने हैं। पिछला विधानसभा चुनाव है वो विधायक भंवरलाल शर्मा विधायक थे और विधायक रहते हुए दिवंगत हो गए। उसकी वजह से सरदार सर सीट खाली हो गई, इसलिए यहाँ पर चुनाव हुए। हालांकि ये मुख्य चुनाव की अपेक्षा ये मताधिकार है वो का प्रयोग कम हुआ है, फिर भी 70% से अधिक मतदान हो गया, जिसे अच्छा ही माना जा सकता है। हालांकि अल्पसंख्यक वार्डों की बात करें तो वहाँ पर मताधिकार का प्रयोग अपेक्षाकृत 10% कम रहा है। पिछली दफ़े वो लगभग 72% रहा था और अब की दफ़े है लगभग 61% रहा है। तो कई जगहों पर मताधिकार का प्रयोग कम हुआ है, कई जगह ज़्यादा हुआ है, लेकिन औसत है जो लगभग 72% का आया है। सभी अभी जो मताधिकार का प्रयोग होने के मतदान के बाद के अंदर जगह जगह आकलन चल रहे हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा, और सभी जो मुख्य है इस चुनाव को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की गई थी और त्रिकोणीय लग भी रहा था। और इसमें कांग्रेस बीजेपी की परंपरागत यहाँ पर टक्कर रहती है। हालांकि आरएलपी ने भी यहाँ पे टक्कर बनाने की कोशिश की थी और आरएलपी भी यहाँ ज़मीन तलाशने की कोशिश कर रही थी। पिछला चुनाव भी आरएलपी ने लड़ा था, काफ़ी मेहनत की थी। हनुमान बेनीवाल भी आए थे, हेलीकॉप्टर भी सरदार सर उतारा गया था, गांधी चौक में बड़ी सभा की थी। हालांकि कोई बड़ी सफलता नहीं मिली, आरएलपी को लगभग 11,000 वोटों से संतोष करना पड़ा था। अब बात करते हैं इस चुनाव की, 2022 उपचुनाव की। इससे अगर पीछे के आंकड़े देखें तो मोहनलाल शर्मा विधायक रहते हुए दिवंगत हो गए थे और उनके पुत्र ने यहाँ पर चुनाव लड़ा था और वो चुनाव मोहनलाल शर्मा की भी काफ़ी सहानुभूति हुई थी, लेकिन सहानुभूति की लहर नहीं चली और मोहनलाल शर्मा चुनाव हार गए और केसरी चंद बोरा है वो यहाँ से विजयी हुए थे। और उसके बाद एक चुनाव हुआ था, नरेंद्र बुढ़ानिया विधायक बने थे। नरेंद्र बुढ़ानिया है लोकसभा सांसद चुने जाने की वजह से सीट खाली हुई थी, सरकार भैरव सिंह की थी और राम सिंह कस्वा ने यहाँ से बीजेपी से चुनाव लड़ा था और बीजेपी सरकार ने सरदार सर में खूब दमखम लगाया था, लेकिन राम सिंह कस्वा है वो सरकार होने के बावजूद हार गए थे और विधायक भंवरलाल शर्मा ने जीत दर्ज कर ली थी। इस प्रकार से अगर देखें तो पिछले जो आंकड़े हैं वो ना तो सहानुभूति के साथ गए हैं ना सत्ता के साथ गए हैं। सरदार सर अजीब और बड़े निर्णय लेने के लिए जाना जाता है, यहाँ पर अनोखे निर्णय भी हो जाते हैं। डॉक्टर बलराम जाखड़ को भी यहाँ पे चुनाव हरा दिया गया था। वित्त मंत्री चंदनमल वैद्य भी यहाँ पर लगभग है वो 5 पैसे के भाव में चुनाव हार गए थे। तो निश्चित रूप से सरदार सर बड़े उलटफेर करने में माहिर माना जाता है। इस चुनाव के अंदर कांग्रेस बीजेपी की टक्कर मानी जा रही थी। कांग्रेस और बीजेपी है के साथ आरएलपी ने भी त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की थी। हालांकि सबसे पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये हमारा आंकलन है। एग्जिट पोल हमने कुछ लोगों से जाना है, कुछ लोगों से पूछा है, कुछ हमने नेट पे भी स्टडी की है, कमेंट्स वगैरह भी देखे हैं और जनता को देखा है। पिछले चुनावों के प्रतिशत के हिसाब से भी आंकलन लगाने की कोशिश की है कि किस प्रकार ये किसकी तरफ जा रहा है। तो विभिन्न प्रकार के आंकलन और अध्ययन के बाद हम जिस नतीजे पे पहुँचे वो आपके सामने रखना चाहते हैं। मैं एक बार फिर आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ, ये जो हमारा एग्जिट पोल है एक आंकलन है। अंतिम परिणाम 8 तारीख का होगा, वो भी मान्य होगा। हमारे आंकलन कितने स्टिक बैठते हैं ये अब आप सबके सामने होता है और हम चाहते हैं कि आपको स्टिक जानकारी दें, किसी भी प्रकार के भ्रम में न रखें। लेकिन फिर भी चुनाव के अंदर है वो आंकलन और अध्ययन के अंदर त्रुटि रह सकती है, इसलिए हम एक आंकलन आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और हमारे जो आंकलन में जो तस्वीर आई है वो निश्चित रूप से चौंकाने वाली है। और सबसे बड़ी बात है वो हमारे आंकलन की जो तस्वीर आएगी वो सट्टा मार्केट को पूर्ण रूप से झुठलाती हुई नज़र आ रही है। सट्टा मार्केट का जो आवरण था वो बिल्कुल नहीं लग रहा है कि चुनाव परिणाम में देखने को सामने मिलेगा। हालांकि सट्टा मार्केट ने भी है वो लगभग एक कांग्रेस को बड़ी जीत देने की एक कोशिश की थी और वो लगातार जारी रही और चुनाव के बाद भी जारी रही। चुनाव से तो पहले विपक्ष है वो ये आरोप भी लगाता रहा कि बीजेपी कहती रही कि कांग्रेस है वो सट्टा मार्केट को मैनेज करके एक वातावरण बनाने की कोशिश कर रही, लेकिन चुनाव के बाद भी सट्टा मार्केट ने है वो लगभग 27 से 30 हज़ार की अनिल की जीत की का मार्जिन है वो बरकरार रखा है। तो बीजेपी के वो दावे भी झुठलाए
जा रहे हैं। सट्टा मार्केट ने कहा है कि हमारा काम कोई वातावरण बनाना नहीं है, बल्कि उनका आकलन यही है। लेकिन हमारे पास भी जो आकलन आए वो आपको बताएंगे। सबसे पहले तो हम बता देना चाहते हैं कि इस लड़ाई में वो आरएलपी ने, हनुमान बेनीवाल ने काफ़ी मेहनत की। रात को 3-3 बजे तक उनकी सभाएं चलती थी। युवाओं का जोश भी था, मताधिकार का प्रयोग भी उन्होंने पूर्ण जोश के साथ किया था। लेकिन हमें नहीं लगता आरएलपी यहाँ पर त्रिकोणीय बना पाएगी और टक्कर ले पाएगी। आरएलपी की टक्कर हमें यहाँ पे दिखाई नहीं देती है, सबसे पहले हम ये कह देना चाहते हैं। लेकिन आरएलपी शानदार स्कोर करता नजर आ रही है, आरएलपी अच्छा स्कोर करेगी। उसके बाद बात हम करें तो हमें लगता है कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही है वो 70,000 का जो आंकड़ा है पार कर देगी। 70,000 की लक्ष्मण रेखा कांग्रेस और बीजेपी पार कर देगी। 70,000 की लक्ष्मण रेखा बीजेपी और कांग्रेस पार कर देगी। उसके बाद में अगर बात बढ़े तो आरएलपी है, आरएलपी ने पिछली दफ़ा है वो लगभग 11,000 वोट लिए थे और आरएलपी ने अब की बार जो मेहनत की थी वो बड़ी ही शानदार मेहनत थी। तो आरएलपी है वो यहाँ पर हमें लगता है कि लगभग 30,000 का स्कोर करती नज़र आ रही है, जिसके अंदर है हम मानते हैं 3,000 वोट है वो प्लस माइनस रह सकते हैं। आरएलपी 30,000 का स्कोर करती हुई नज़र आ रही है और उनका जो मार्जिन है वो 3,000 का हम मानते हैं कि प्लस माइनस रह सकता है। हालांकि पिछले रिकॉर्ड को देखें तो आरएलपी है वो 3 गुना बढ़त बना रही है और 3 गुना बढ़त बनाने के साथ है आरएलपी यहाँ पे शानदार स्कोर खड़ा कर रही है, जो पिछले कई चुनावों में किसी थर्ड फ्रंट के पास इतना नहीं देखा गया। ये चुनाव अगर एक दूसरे दृष्टिकोण से हम बताना चाहें तो 2003 के अंदर चुनाव हुआ था, उसमें इंटरनेशनल लोकदल चश्मे का निशान होगा मुख्यमंत्री किसान होगा का नारा यहाँ पर लगा था और ओम प्रकाश चौटाला है वो यहाँ पर आए थे हेलीकॉप्टर लेके, उन्होंने रैली की थी। अजय चौटाला ने यह भी यहाँ पर खूब रैलियाँ की थी, बंदराव में भी उन्होंने रैली की थी, शानदार कैंपेनिंग रही थी और वो चुनाव भी निश्चित रूप त्रिकोणीय बन गया था। हालांकि रमेश जी पोटलिया के जीत के दावे भी किए जाने लगे थे, लेकिन उस चुनाव में भी इतना त्रिकोणीय होने के बावजूद रमेश पोटलिया यहाँ पर जमीन से जुड़े हुए नेता रहे थे, यहीं पे पैदा हुए और लगातार संघर्ष रमेश पोटलिया के जितनी किसी ने भी संघर्ष और आंदोलन सरदार शहर में नहीं किए। उसके बावजूद भी रमेश पोटलिया को इनोला से 23,000 पे संतोष करना पड़ा था। तो निश्चित रूप से हमें लगता है आरएलपी उसी प्रकार का स्कोर यहाँ करती नजर आ रही है। उस वक्त 2003 में मत कम थे, अब लगभग का जो समय है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है तो मत भी बढ़ गए हैं। तो ऐसी स्थिति में लगता है कि आरएलपी है वो 30,000 का स्कोर करती नज़र आ रही है, 3,000 प्लस माइनस रह सकते हैं। ये हमारा आंकलन है। जो पूर्ण रूप से जो परिणाम है वो ईवीएम खुलने के भी बाद पता लगेगा और हमें भी पता लगेगा कि हमारा आंकलन कितना सही है और कहाँ हम गलत और कहाँ हम सही है। ये आंकलन, हमारे आंकलन की समीक्षा भी हम भी पुनः करेंगे। इसके बाद हमें लगता, मैंने बताया कि जो कांग्रेस और बीजेपी है वो लगभग दोनों 70,000 का स्कोर पार करती जा रही है। जैसा कि सट्टा मार्केट लगातार बता रहा है कि बीजेपी काफ़ी पिछड़ती नजर आ रही है, ऐसा बिल्कुल भी आंकलन के अंदर नहीं लगता है कि बीजेपी पूर्ण रूप से पिछड़ जाएगी और बड़े मार्जिन से कांग्रेस जीत जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। एक बीजेपी निश्चित रूप से है वो बताया जाता है कि आरएलपी है जो वोट ले रही है, वो जो आरएलपी वोट ले रही है वो आरएलपी बीजेपी की वोटों में सेंध मार रही है और आरएलपी है वो जितने भी वोट लेगी बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगी। इस हिसाब से बीजेपी और आरएलपी दोनों पिछड़ जाएगी। हमारे आंकलन में हमें ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि आरएलपी है वो सिर्फ बीजेपी को नुकसान पहुंचा रही है। हमारे आंकलन में एक तस्वीर जो सामने आई है वो तस्वीर ये है कि आरएलपी है वो दोनों को नुकसान पहुंचा रही है। जिस प्रकार से इंटरनेशनल लोकदल ने 23,000 वोट लेने के बावजूद बीजेपी मात्र 1,800 वोटों से पिछड़ी थी, अगर वो स्थितियां होती तो अशोक पिंचा वो चुनाव भी निश्चित रूप से बड़े मार्जिन से हारते। जब भी कोई थर्ड फ्रंट बड़ा स्कोर करता है तो वो दोनों पार्टियों को नुकसान पहुंचाएगा, दोनों पार्टियों के वोट है वो खाएगा, तभी है वो बड़ा स्कोर कर पाएगा, किसी भी एक पार्टी के वोट नहीं। क्योंकि चाहे कोई जाति हो, जो क्षेत्र हो, वर्ग हो, सभी वर्गों के वोट है चाहे कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन सभी दलों पे वो उनकी दो बड़ी पार्टियां उनमें तो आस्था होती ही है। तो इस हिसाब से आरएलपी जो स्कोर कर रही है हमें लगता है
कि वो 30,000 के इर्द गिर्द का स्कोर जो करती नजर आ रही है, 3,000 प्लस माइनस हो सकते हैं। इस स्कोर के अंदर वो कांग्रेस को भी बराबर डैमेज करेगी, कांग्रेस को बराबर का नुकसान करेगी। और हमने बताया कि दोनों पार्टियां कांग्रेस बीजेपी 70,000 पार कर रही है, तो बीजेपी इसका मतलब नहीं पिछड़ रही है। अब अगर बात करें कांग्रेस कहां तक स्कोर करती है, मैं मानते हमारे आंकलन में की तस्वीर जो सामने आई है वो ये आई है कि कांग्रेस 70 नहीं 75 तक जा रही है। 75 ही नहीं, कांग्रेस है वो 80 तक जा रही है, और कांग्रेस 80 के बाद है वो हमें लगता है कि वो आंकड़ा है कांग्रेस 82 तक छू सकती है। 82,000 वोट है कांग्रेस प्राप्त कर सकती है, 5,000 वोट है वो प्लस माइनस हो सकते हैं। हालांकि हम ये जो है हमारे आंकलन में जो सबसे कहें कि कांग्रेस किसी भी हाल में 90,000 का अंक है वो छूती भी नहीं दिखाई दे रही है। कांग्रेस को है वो 80 से है वो 80 प्लस 5 माइनस प्लस हो सकता है, इसी के आसपास है, हमें लगता है संतोष करना पड़ेगा। और बीजेपी है वो भी कहीं किसी मामले में हमें नहीं लगता पिछड़ती नजर आ रही है। बीजेपी भी बराबर टक्कर देने की कोशिश कर रही है, क्योंकि विधायक का चुनाव होने के बाद में यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी की 2 बार है वो लड़ाइयाँ हो चुकी है। पंचायत चुनाव उन्होंने लड़ा था, पंचायत चुनाव में भी बीजेपी कहीं कम नहीं रही थी। बीजेपी को 11 और 1 निर्दलीय सीट मिली थी, हालांकि रतनगढ़ उसके क्षेत्र उसमें शामिल नहीं था, तो उस लिहाज से बीजेपी बहुत ज़्यादा ग्रामीण अंचल में भी नहीं पिछड़ी थी। इसके साथ जो यहाँ पर चुनाव हुए थे सरदार सर नगर पालिका में, सरदार सर नगर पालिका चुनाव के अंदर भी जो बीजेपी है वो उसने 23 का है जो आंकड़ा छुआ था, तो वो हमें तो चमत्कार ही लगा था कि बीजेपी शुरुआती आंकलन में हमारे पिछड़ती भी लग रही थी, लेकिन हमारे एग्जिट पोल में भी हमने बताया था कि बीजेपी 23 सीटें प्राप्त करती नजर आ रही है और बीजेपी ने 23 प्राप्त की थी। हालांकि सरदार सर नगर पालिका चुनाव के अंदर जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ पे कांग्रेस को अच्छी खासी बढ़त मिल जाती है, और उस हिसाब से है और नगर पालिका में के अंदर है वो कांग्रेस का बोर्ड बनना ज़्यादा आसान रहता है। इसके बावजूद अगर अपन माने तो निश्चित रूप से शहरी क्षेत्र के अंदर भी अच्छी खासी टक्कर बीजेपी ने दी थी। 2 लड़ाइयाँ हैं वो भी हमें लगा था कि उन लड़ाइयों में भारी नहीं पिछड़ रही थी, तो इस विधानसभा चुनाव में भी ये कहना गलत होगा कि बीजेपी वो भारी अंतर से पिछड़ जाएगी। ऐसा कोई कारण नहीं लग रहा है कि बीजेपी पिछड़ जाएगी। इस चुनाव के अंदर बीजेपी और कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने भी खूब मेहनत की, स्थानीय कार्यकर्ताओं ने भी खूब मेहनत की, और राज्य स्तरीय नेताओं ने खूब मेहनत की। कांग्रेस के पक्ष में सीएम भी यहाँ पर 2 दफ़े आए और उन्होंने मीटिंग की। बीजेपी ने भी है, हालांकि बीजेपी का जो नामांकन के समय जो सभा हुई थी वो ज़्यादा खास नहीं रही थी। कांग्रेस की दोनों ही सभाएं शानदार रही थी, लेकिन बीजेपी ने रोड शो करके हैं वो अपनी शक्ति प्रदर्शन अंतिम समय में उन्होंने किया था। उसके अलावा राजेंद्र राठौड़ ने बहुत मेहनत की, राहुल कसवा राम सिंह ने की, और अभिनेश महर्षि और राजकुमार रिणवा ने भी खूब मेहनत की। अनिल शर्मा ने मेहनत की, अनिल शर्मा के साथ है वो गोविंद डोटासरा, लगातार उन्होंने मेहनत की और वो एक अच्छे वक्ता के रूप में उभरे, और सरदार शहर के जो मतदाताओं के दिल में उन्होंने जगह बनाने की प्रयास की कि जो गोविंद डोटासरा है वो अच्छा बोलते हैं। धर्मेंद्र राठौड़ भी यहाँ पर खूब रुके, उन्होंने भी सवाल की, और डूंगरराम गेदर है उन्होंने भी घर घर पहुंचकर यह प्रयास किया कि कांग्रेस जीते। तो हालांकि दोनों टीमों ने जो मेहनत की है वो बड़ी शानदार रही है, और दोनों ही पार्टियां ने एक दूसरे पे लड़ाई को चरम पर और तनाव पर भी चली गई, लेकिन चुनाव है वो लगभग शांतिपूर्ण रहा, ये अच्छी बात रही। तो बीजेपी हमें नहीं लगता कि बड़े अंतर से पिछड़ेगी। तो बीजेपी स्कोर कितना करेगी, कांग्रेस का स्कोर हमने आपको बताया कि कांग्रेस हमें लगता है कि 82 तक का स्कोर करेगी, 5,000 का प्लस माइनस हमें लगता है ये हो सकता है, संभव है। उसके बावजूद बात करें तो बीजेपी है वो 70 से, हमें लगता है बीजेपी 70 से 75 पे भी जाएगी, और 75 से वो 80 पे भी जाएगी, 81 भी जाएगी। जी हाँ, सिक्का खड़ा है। ये मैंने सुबह ही यह वो मैसेज फेसबुक के माध्यम से दिया था कि सिक्का खड़ा है, किधर भी गिर सकता है। बीजेपी भी हमें लगता है इस चुनाव में बीजेपी भी 82 पर जाकर 5 प्लस माइनस पे रह सकती है, और 5 प्लस माइनस का जो आंकड़ा है वो ही जीत को तय करेगा कि कौन जीतेगा और कौन बनेगा सरदार शहर का सरदार, कौन होगा सरदार शहर का विधायक। अनिल शर्मा पहुंचेंगे विधानसभा या फिर मिलेगा अशोक पिंचा को मौका। तो निश्चित रूप से हमें यह लगता है कि दोनों ही पार्टियों में कांटे का मुकाबला और बड़े, हमें लगता है कि जो भी जीत का मार्जिन होगा वह 10,000 के आसपास रहेगा, 10,000 के अंदर रहने की संभावना है। तो निश्चित रूप से कांटे का मुकाबला है, और हमने जो आंकलन किया है वो काफ़ी मेहनत, काफ़ी अध्ययन और विभिन्न पहलुओं से हमने जनता का मिजाज क्या है,
सरदार शहर क्या चाहता है ये जानने की कोशिश की। हालांकि हमने आकलन किया, संसाधनों का अभाव, टीम का भी अभाव, इन सब के बावजूद हमने ये सब करने का कोशिश किया। हमारा आकलन कितना स्टिक बैठता है इसके लिए हम सबको इंतज़ार करने पड़ेगा 8 का। तो इसे आप आकलन हमारा है, इस एग्जिट पोल को आप इस हिसाब से समझे। हमने स्थानीय स्तर पे एक प्रयास फिर किया है और आपके सामने नगरपालिका और पंचायत चुनाव की तरह हमने कोशिश की है कि स्टिक आंकड़े आप तक को पहुंचा पाएँ। तो हमें नहीं लगता कि सट्टा मार्केट जो कह रहा है, सट्टा मार्केट हमें नहीं लगता सच्चाई के इर्द गिर्द है, और जो बड़ा मार्जिन बताया जा रहा है वो हमारे आकलन में नहीं दिखाई देता। अब देखना है कि सट्टा मार्केट का अध्ययन किस प्रकार होता है, वो कहाँ तक सच जाते हैं, ये सब देखने के लिए हम होगा। लेकिन हमने आकलन रखने का साहस किया, हमने अध्ययन करने का साहस किया और आप सब के सामने ये लेकर आए कि हमारा आकलन ये है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा आकलन है, आकलन होता है, आकलन स्टिक हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आकलन और एग्जिट पोल भी गलत भी जाते हैं, ज़्यादातर सच भी जाते हैं। सट्टा मार्केट ज़्यादातर सच भी जाता है, अपवाद स्वरूप बहुत से दफ़े 3 पैसे 5 पैसे का जो उम्मीदवार है वो भी हार जाता है। तो इसलिए अपने अपने आकलन है वो सभी बता रहे हैं और हमने भी अपना आकलन आपके सामने रखा है। एक बार मैं फिर बता देता हूं, हमें लगता है कांग्रेस और बीजेपी दोनों 82 हज़ार का स्कोर करते हुए नजर आ रहे हैं। 5,000 प्लस माइनस रह सकते हैं। ये प्लस माइनस है वो जीत तय करेगा कि कौन जीतता है। हालांकि आरएलपी ने है वो लगभग 30,000 का स्कोर करती नजर आ रही है। आरएलपी भी है, हमें लगता है 3,000 प्लस माइनस हो सकती है। और आरएलपी ने जो अपना वोट बैंक बनाया है, एक सम्मानजनक स्कोर किया है, वो स्कोर दोनों ही बड़ी पार्टियों के वोटों में सेंधमारी है, क्योंकि आरएलपी में ऐसा कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ है कि वो किसी एक ही पार्टी का वोट लेगी दूसरे को छोड़ देगी। क्योंकि आरएलपी को स्कोर करना है और सरदार शहर जीतना है, इसलिए आरएलपी ने तो सभी वोटों को प्रभावित करने की कोशिश की है और दोनों ही पार्टियों को बराबर नुकसान करती नजर आ रही है। किसी को क्या नजर आ रहा है, अपने अपने आकलन और अपने अपने दावे हैं और किसके दावे में कितना दम है, इसका फैसला करने के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा 8 तारीख का। तो 8 तारीख को भी हम आपको चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी सभी आंकड़े राउंड टू राउंड बताते रहे। इसके लिए आप हमारी जो आंकड़े देखने के लिए 8 तारीख को भी आप हमारे साथ जुड़े रहें, लगातार देखते रहें राजस्थान की जान।